अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि पैसा असल में पैदा कहां से होता है, तो शायद तुम्हारा पहला जवाब होगा सरकार छापती है, नोट छापती है, रिजर्व बैंक छापता है, मशीन चलती है, कागज निकलता है और पैसा बन जाता है। यही हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर पैसा सच में ऐसे ही पैदा होता तो गरीबी कभी होती ही नहीं। सरकार बस और नोट छाप देती, सब अमीर हो जाते, टैक्स खत्म, कर्ज खत्म, तनाव खत्म। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, और इसका कारण यह है कि पैसा छापना पैसा पैदा करना नहीं होता। वह सिर्फ एक इल्यूजन है। असली पैसा कहीं और पैदा होता है। जरा सोचो, 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्रैश आया, बैंक डूब रहे थे, पूरी सिस्टम हिल गई थी। तब अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने क्या किया? उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम की चीज शुरू की। आसान भाषा में नए पैसे बनाए, ट्रिलियन डॉलर, एक दो नहीं, कई ट्रिलियन। स्क्रीन पर नंबर बढ़ाए गए, बटन दबा और पैसा बन गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा बन गया था तो आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं सुधरी? क्यों घर महंगे होते चले गए? क्यों अमीर और अमीर हो गए और मिडिल क्लास और दब गई? क्योंकि वह पैसा सिस्टम में नीचे नहीं गया। वह असली पैसा था ही नहीं, वह कर्ज था। यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। आज की दुनिया में लगभग हर देश में जो पैसा चलता है वह डेट बेस्ड मनी सिस्टम पर चलता है। मतलब पैसा, कर्ज। हर वो रुपया, हर वो डॉलर जो सिस्टम में मौजूद है वह किसी न किसी का उधार है। बिना कर्ज के पैसा पैदा ही नहीं होता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। अब समझो ये कैसे काम करता है। मान लो तुम बैंक में जाते हो लोन लेने, घर खरीदने के लिए। बैंक तुम्हें 50 लाख का लोन अप्रूव कर देता है। क्या बैंक के पास पहले से तुम्हारे 50 लाख पड़े होते हैं? नहीं, बैंक तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ एंट्री करता है, स्क्रीन पर नंबर बढ़ जाता है, यही पैसा पैदा होता है। लेकिन ध्यान दो, इस पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। तुम्हें यह पैसा ब्याज सहित वापस करना है। यानी सिस्टम ने 50 लाख बनाए, लेकिन तुमसे 70 लाख वापस मांगेगा। अब सवाल यह है कि वह एक्स्ट्रा 20 लाख आएंगे कहां से? क्योंकि सिस्टम ने तो सिर्फ 50 लाख बनाए थे। यही वो जगह है जहां पूरा सिस्टम खुद को ट्रैप में डालता है। इस सिस्टम में कुल मिलाकर जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्ज हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए कोई ना कोई हमेशा कर्ज में रहेगा, कोई ना कोई हमेशा पीछे रहेगा। यह एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइन है। अब सेंट्रल बैंक की भूमिका समझो। आरबीआई, फेडरल रिजर्व, ईसीबी, ये सीधे जनता को पैसा नहीं देते, ये कमर्शियल बैंक्स को पैसा देते हैं। आरबीआई जब कहता है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी अमीर हो रहा है। इसका मतलब है कि बैंकों को सस्ता कर्ज मिल रहा है ताकि वो और कर्ज दे सकें। पैसा तभी पैदा होता है जब कोई कर्ज लेता है। अगर लोग लोन लेना बंद कर दें तो पैसा पैदा होना बंद हो जाएगा। सोचो, एक पूरी इकोनॉमी कर्ज लेने की मजबूरी पर खड़ी है। अब यहां एक और परत है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। यह शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद खतरनाक है। बैंक के पास अगर 100 रुपए जमा है तो उसे पूरे 100 रुपए रखने की जरूरत नहीं। वह सिर्फ 10 या 5 रुपए रिजर्व में रखकर बाकी उधार दे सकता है। और जब वह उधार देता है तो वह नया पैसा पैदा करता है। फिर वही पैसा किसी और के अकाउंट में जमा होता है और बैंक फिर से उसका एक हिस्सा उधार दे देता है। इस तरह एक ही 100 रुपए से 1000 रुपए पैदा हो जाते हैं, कागज पर, डिजिटल एंट्रीज में। लेकिन कर्ज रियल होता है, ब्याज रियल होता है, और जब सिस्टम सिकुड़ता है तो नुकसान भी रियल होता है। अब एक पल के लिए पीछे हटो और सोचो, अगर पैसा कर्ज से पैदा होता है तो क्या बिना कर्ज के दुनिया चल ही नहीं सकती? क्या हमें हमेशा किसी न किसी को उधार में जीना पड़ेगा? और अगर हां, तो कर्ज देने वाला कौन है? जवाब है, वो पैसा छापने की ताकत कंट्रोल करता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सरकारी संस्था नहीं है। यह जानकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक है जिसके शेयर होल्डर्स कमर्शियल बैंक्स हैं। यह सिस्टम सरकार से भी ऊपर खड़ा है। सरकार टैक्स से पैसा कमाती है, लेकिन जब सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए तो वह भी कर्ज लेती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करती है। और वह कर्ज कौन खरीदता है? वही बैंक, वही सिस्टम। मतलब सरकार भी सिस्टम की देनदार है। आरबीआई टेक्निकली सरकार के अधीन है, लेकिन यहां भी सरकार सीधे नोट छापकर खर्च नहीं कर सकती। उसे नियमों, लिमिट्स और डेट के रास्ते से ही जाना पड़ता है। अब नोट छापने वाली बात पर वापस आते हैं। अगर सरकार अचानक बहुत ज्यादा नोट छाप दे तो क्या होगा? इतिहास इसका जवाब दे चुका है।
जर्मनी 1920 के दशक में, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, नोटों की गड्डियां लेकिन रोटी खरीदने की ताकत नहीं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब पैसा तेजी से बढ़ता है लेकिन असली चीजें, खाना, घर, ऊर्जा उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, पैसा अपनी कीमत खो देता है। और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? उस पर जो सैलरी पर जीता है, जिसने बचत की है। अमीर नहीं, क्योंकि उनके पास एसेट्स हैं, जमीन, कंपनियां, शेयर, जो इन्फ्लेशन के साथ ऊपर जाते हैं। इसका मतलब साफ है, नोट छापना समाधान नहीं है, यह बस समय खरीदने का तरीका है, सिस्टम की दरारों पर पेंट लगा देना। असली समस्या वहीं रहती है, कर्ज। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर पूरा सिस्टम कर्ज पर टिका है तो क्या कभी कर्ज खत्म हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कर्ज खत्म हो गया तो पैसा ही खत्म हो जाएगा, सिस्टम रुक जाएगा। इसलिए सिस्टम चाहता है कि कर्ज चलता रहे, नए लोन, नए ईएमआई, नए क्रेडिट कार्ड्स, नए मॉर्गेजेस। तुम्हें बताया जाता है कि यह ग्रोथ है, लेकिन असल में यह डिपेंडेंसी है। और यहीं पर कहानी और गहरी होती है, क्योंकि यह सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, यह पावर की बात है। जो पैसा पैदा करने की चाबी कंट्रोल करता है, वही असली सत्ता में है। राजा बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन पैसा बनाने का तरीका लगभग वही रहा, बस रूप बदलता गया। सोने से कागज तक, कागज से डिजिटल नंबर तक। अब यहां पर अगला सवाल उठता है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर पैसा कर्ज से पैदा होता है तो ब्याज किसका है? और वह पैसा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसे चुकाने की जिम्मेदारी किस पर है? यहीं से कहानी असहज होनी शुरू होती है, क्योंकि अब हम सिर्फ करेंसी, नोट या बैंक की बात नहीं कर रहे, हम उस गणित की बात कर रहे हैं जिसके भीतर पूरी सभ्यता सांस ले रही है। यहीं से यह कहानी सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं रहती, यह मनोविज्ञान की कहानी बन जाती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था केवल कानूनों और संस्थाओं से नहीं चलती, वह उन विचारों से चलती है जिन्हें लोग बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। सबसे पहला विचार जो हमारे भीतर बैठा दिया गया है, वह है स्थिरता का भ्रम। हमें सिखाया जाता है कि मौजूदा सिस्टम भले ही खामियों से भरा हो, लेकिन इसके बिना अराजकता आ जाएगी, बैंक गिर जाएंगे, बाजार ठप हो जाएंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे। यह डर इतना गहरा बैठा दिया गया है कि कोई भी वैकल्पिक सोच अपने आप ही अव्यवहारिक लगने लगती है। सिस्टम खुद को एकमात्र संभव विकल्प की तरह पेश करता है। दूसरा हथियार है जटिलता। पैसे और बैंकिंग को इतना तकनीकी बना दिया गया है कि आम आदमी खुद को अयोग्य महसूस करने लगता है। ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड, रेपो रेट, डेरिवेटिव्स, शब्दों की एक ऐसी भाषा जिसमें सवाल पूछने वाला भी डर जाए कि कहीं वह मूर्ख न समझ लिया जाए। और जब सवाल पूछना शर्मनाक बना दिया जाए तो सत्ता अपने आप सुरक्षित हो जाती है। तीसरा और सबसे प्रभावशाली हथियार है नैतिकता का उलटफेर। कर्ज को जिम्मेदारी बताया जाता है, जितना बड़ा लोन उतना बड़ा सफल व्यक्ति। ईएमआई समय पर भरना नैतिकता बन जाती है, भले ही उस ईएमआई के लिए आपकी जिंदगी की रचनात्मकता मर जाए। दूसरी ओर सिस्टम पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना कहलाता है, जैसे कि समस्या पर बात करना ही समस्या हो। फिर आता है व्यक्तिगत अपराध बोध। अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो गलती आपकी मानी जाती है। आपने मेहनत कम की, सही फैसले नहीं लिए, जोखिम नहीं उठाया। सिस्टम कभी कटघरे में नहीं आता। यह एक बहुत चालाकी से गढ़ी गई कहानी है, क्योंकि जब दोष व्यक्तिगत हो जाए तो सामूहिक सवाल पैदा ही नहीं होते। और यह सब मीडिया, शिक्षा और संस्कृति के जरिए लगातार मजबूत किया जाता है। फिल्मों में, विज्ञापनों में सफलता का मतलब एक ही दिखाया जाता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा उपभोग, ज्यादा कर्ज लेने की क्षमता। बैंक आपका दोस्त है, क्रेडिट कार्ड आपकी आजादी है और कर्ज आपकी प्रगति का सबूत। अब इस पूरी संरचना में सबसे खतरनाक विचार है कोई विकल्प नहीं है। यह वाक्य इतना बार दोहराया गया है कि वह सत्य की तरह लगने लगा है। लेकिन इतिहास में जब किसी समाज ने यह मान लिया कि कोई विकल्प नहीं है, वहीं से पतन शुरू हुआ है। क्योंकि विकल्प न देख पाना सबसे बड़ी बौद्धिक गुलामी है। सोचिए, अगर कल सुबह लोग यह समझ लें कि पैसा कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि एक मानवीय समझौता है, तो क्या होगा? अगर लोग यह देख लें कि बैंक पैसा नहीं बचाते बल्कि बनाते हैं, तो उनकी सत्ता कितनी रह जाएगी?
अगर लोग ये पूछने लगें कि विकास किसके लिए है और किसकी कीमत पर, तो कितने निर्णय टिक पाएंगे। इसीलिए शिक्षा में हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, पैसा समझना नहीं। निवेश के सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन मुद्रा की प्रकृति पर चुप्पी रहती है, क्योंकि जो समझ जाता है वह सिर्फ भाग नहीं लेता, वह सवाल भी करता है। यहां एक और सूक्ष्म परत है, समय की चोरी। कर्ज आधारित सिस्टम आपका वर्तमान नहीं खरीदता, वह आपका भविष्य गिरवी रखता है। आप आजाद महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास चीजें हैं, लेकिन आप बंधे होते हैं क्योंकि उन चीजों की कीमत आने वाले 20 साल की मेहनत से चुकानी है। और जब भविष्य पहले ही बंधक हो, तो वर्तमान में विद्रोह की ऊर्जा कहां से आएगी। यही वजह है कि सिस्टम अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे थकाता है, आपको इतना व्यस्त रखता है कि आपके पास सोचने का समय न बचे। सुबह काम, शाम थकान, बीच में डर, और इस चक्र में जीवन निकल जाता है। और जब कोई पूछता है क्या यही सब है, तो जवाब मिलता है व्यवहारिक बनो। लेकिन इतिहास में हर बड़ा बदलाव तब आया है जब कुछ लोगों ने व्यवहारिक कहलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही सवाल पूछे जो पूछना मना था, उन्होंने वही संभावनाएं देखी जिन्हें असंभव कहा गया था। यह समझना जरूरी है कि सिस्टम आपको बंदूक की नोक पर नहीं, कहानी की नोक पर नियंत्रित करता है। जब तक आप कहानी पर विश्वास करते रहते हैं, आपको बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही कहानी टूटती है, जैसे ही यह एहसास आता है कि जो है वह अनिवार्य नहीं है, उसी क्षण आजादी की एक खिड़की खुलती है। भले ही अभी छोटी सी, भले ही धुंधली, लेकिन वह मौजूद होती है। अगला चरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि सवाल उठाने के बाद आप पुरानी मासूमियत में लौट नहीं सकते, और जो देख चुका है उसके लिए अनदेखा करना असंभव हो जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि सिस्टम गलत है या सही, सवाल यह होता है कि आप उसमें किस भूमिका में जीना चाहते हैं। क्योंकि समझ के बाद अगला सवाल आता है, अगर यह सिस्टम चेतना पर टिका है, तो क्या बदलाव भी चेतना से ही शुरू होगा? और अगर हां, तो वह बदलाव दिखेगा कैसा? व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और शायद भविष्य की किसी अलग दुनिया में। यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है, सवाल यह है कि उसके भीतर रहते हुए मनुष्य क्या कर सकता है। सबसे पहले व्यक्ति के स्तर पर देखें, क्योंकि हर बड़ा ढांचा अंततः व्यक्ति की आदतों, डर और विश्वासों पर टिका होता है। असली बदलाव कहीं ज्यादा शांत होता है। यह उस क्षण शुरू होता है जब आप यह पूछना शुरू करते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मुझे यह चाहना सिखाया गया है? क्या मैं कर्ज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है, या इसलिए क्योंकि समाज ने इसे सामान्य बना दिया है? जागरूक व्यक्ति पैसा कमाने से इनकार नहीं करता, लेकिन वह पैसे को अपने आत्म मूल्य से जोड़ना बंद कर देता है। वह जानता है कि क्रेडिट स्कोर चरित्र का प्रमाण नहीं है और उपभोग सफलता का पैमाना नहीं है। वह धीरे धीरे समय को वापस खरीदने की कोशिश करता है। कम जरूरतें, ज्यादा स्वतंत्रता। यह छोटा सा बदलाव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कम डरता है उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब समाज के स्तर पर आते हैं। जब पर्याप्त लोग सवाल पूछने लगते हैं, तो संस्थाएं प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होती हैं। इतिहास में हर सुधार इसी तरह आया है। काम के घंटे कम होना, बाल मजदूरी का अंत, सामाजिक सुरक्षा, ये सब ऊपर से दया में नहीं मिले, नीचे से दबाव में मिले। अगर समाज यह पूछने लगे कि सार्वजनिक संसाधनों के लिए हमेशा कर्ज क्यों लिया जाता है, अगर यह सवाल उठे कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुनाफे का विषय क्यों है, अगर यह समझ बने कि विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं होता, तो नीति बदलती है, धीमे धीमे, विरोध के साथ, लेकिन बदलती है। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होता है। बदलाव का मतलब सिस्टम को तोड़ देना नहीं होता, बल्कि उसकी दिशा बदलना होता है। कर्ज हमेशा बुरा नहीं है, लेकिन जब पूरा अस्तित्व उसी पर टिका हो, तब वह जहर बन जाता है। समाज उस बिंदु पर संतुलन खोज सकता है। अब पैसा सेवा करे, शासक न बने। अब भविष्य की बात करें, शायद सबसे असहज हिस्सा, क्योंकि भविष्य वैसा नहीं होगा जैसा हम कल्पना करते हैं। तकनीक, ऑटोमेशन और एआई के साथ एक अजीब स्थिति बन रही है। काम कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। अगर पैसा सिर्फ काम से जुड़ा रहेगा, तो बड़ी आबादी अनुत्पादक कहलाएगी। तब सवाल उठेगा, क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके आर्थिक योगदान से तय होगी,
यहीं पर मौजूदा मुद्रा व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराएगी, क्योंकि जब मशीनें काम करेंगी और इंसान बेरोजगार होंगे, तब कर्ज कौन चुकाएगा, ब्याज किससे वसूला जाएगा? यह सवाल भविष्य का नहीं, वर्तमान का है, बस अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा। शायद इसी कारण दुनिया भर में नए प्रयोग हो रहे हैं। कहीं बेसिक इनकम की चर्चा है, कहीं कम्युनिटी ओनरशिप की, कहीं संसाधनों को साझा करने की। ये सारे प्रयोग अभी अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन एक बात जरूर बताते हैं, पुराना मॉडल भविष्य को संभाल नहीं पाएगा। और यहां एक गहरी बात सामने आती है, पैसा कभी समस्या की जड़ नहीं रहा। समस्या रही है कमी का विचार, स्कैरसिटी माइंडसेट, यह विश्वास कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि संसाधनों की कमी से ज्यादा वितरण की समस्या है। तकनीक ने उत्पादन को आसान बना दिया है, लेकिन सोच अभी भी पुरानी है। अगर भविष्य में कोई अलग दुनिया बनेगी, तो वह शायद पूरी तरह नई नहीं होगी। वह पुराने विचारों का पुनर्जन्म होगी, सहयोग, साझा जिम्मेदारी और यह समझ कि अर्थव्यवस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य अर्थव्यवस्था के लिए नहीं। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। कोई सरकार घोषणा नहीं करेगी कि आज से पैसा गुलाम है, मालिक नहीं। यह बदलाव चुपचाप आएगा, बातचीत में, सवालों में, उन लोगों में जो यह मानने से इनकार कर देंगे कि ऐसा ही चलता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह यात्रा बाहरी से ज्यादा आंतरिक है। जैसे ही आप डर से बाहर निकलते हैं, सिस्टम की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि आपकी कीमत आपकी आय से ज्यादा है, खेल बदलने लगता है। यह कहानी किसी क्रांति का नारा नहीं है, यह एक आमंत्रण है देखने का, समझने का और फिर अपनी भूमिका चुनने का। क्योंकि आप चाहे जो भी करें, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। सवाल यह है कि क्या आप उसे अंधेपन में जीना चाहते हैं या जागरूकता के साथ? शायद आप कल भी बैंक जाएंगे, शायद आप EMI भी भरेंगे, शायद कुछ खास नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपके भीतर यह सवाल जिंदा रह गया कि पैसा असल में है क्या और किसकी सेवा कर रहा है, तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि हर व्यवस्था अंततः एक विश्वास पर टिकी होती है, और जिस दिन विश्वास बदलता है, उस दिन सबसे मजबूत सिस्टम भी हिलने लगता है। हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।